अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कुछ वक्त कबल मैंने आपको एक खबर दी थी कि करबला जाने वाले ज़ायरीन इमाम हुसैन के लिए बड़ी सहूलतें की जा रही हैं। तो उस वक्त जो ईरान और इसराइल जंग से कबल ईरान जाने वाले जो पाकिस्तान के बॉर्डर थे वो 24 घंटे खोले गए थे, लेकिन उसी दौरान मैंने आपको एक ये भी इतला दी थी कि आने वाले दिनों में ईरान, इराक और पाकिस्तान की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होगी ईरान में, जिसका मकसद जो पाकिस्तान से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जाते हैं या ईरान जाते हैं, उनको जो दरपेश मसाइल हैं वो कैसे हल किए जाए, और वो लोग जो यहाँ से बाय रोड सफ़र करते हैं या बाय एयर सफ़र करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पहुँचने के बाद जो तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो कैसे ख़त्म की जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ उसी सिलसिले में तेहरान में एक 6 मुल्क की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने शिरकत की। इन तीनों मुल्कों के वज़ीर दाखिला उस इजलास में शरीक हुए और उन्होंने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के ज़ायरीन के लिए सहूलतें पैदा की गई हैं, वहाँ उनके लिए एक मुश्किल भी आने वाली है, एक ऐसी परेशानी आने वाली है जो शायद उसका अजाला कोई भी ना कर पाए। अब वो मुश्किल क्या है और उस 6 मुल्क की कॉन्फ्रेंस में क्या तय हुआ है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि ऐसी अहम खबरों से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दिलवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो उस सिलसिले में कभी ईरान जाते हैं, वो उस सिलसिले में कभी इराक जाते हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि जो पाकिस्तान के ज़ायरीन हैं जो ईरान या इराक ज़ियारत करने जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। उस सिलसिले में वो अपना अहम किरदार अदा करते रहे। मुहर्रम एहराम से पहले हमने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों से जो पाकिस्तान से बाय रोड ईरान, इराक जाते हैं, जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ ईरान के, उनको 24 घंटे खोलने के लिए उन्होंने इक़दाम उठाए, और ईरान और पाकिस्तान ने ये इत्तफ़ाक़ किया कि जो पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर लगते हैं, रमदान और ज़ायदान, ये ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। उसी दौरान वज़ीर दाखिला ने यह भी ऐलान किया था कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करने के लिए मैं एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने जा रहा हूँ तेहरान में, जिसमें तीनों मुल्कों के वज़ीर दाखिला शिरकत करेंगे और हम हिकमत अमली बनाकर इत्तफ़ाक़ राय से साथ चलेंगे। तो वो 6 मुल्क की कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में हुई। उस 6 मुल्क की कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसले किए गए। 2 बड़ी अहम खबरें उस 6 मुल्क की कॉन्फ्रेंस से निकली। एक ये कि जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरबैन के लिए करबला जाएंगे, वीज़ा का जो प्रोसीजर है वो 24 घंटे में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया कि जो भी ज़ायरीन इराक डायरेक्ट जाएंगे या ईरान से इराक जाएंगे, तो उनको जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे तो 7 दिन लगते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि वीज़ा प्रोसीजर वो 24 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। जो भी ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, उसको 24 घंटे में वीज़ा दी जाएगी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक और मुश्किल फ़ैसला किया गया है उन ज़ायरीन के लिए जो ग्रुप के साथ करबला नहीं जाते, इंडिपेंडेंट चले जाते हैं, क्योंकि ग्रुप के साथ जाने से पैकेजेस महंगे पड़ जाते हैं। अगर इंडिपेंडेंट यानी अकेला बंदा निकलता है ईरान, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी ये हुआ है कि आप अगर यहाँ से कराची से ग्वादर, ग्वादर से रमदान, रमदान से चाबार, चाबार से आप चले जाएं बाय एयर तेहरान, फिर वहाँ ज़ियारतें करके फिर आप वहाँ से फ़्लाइट ले लें नजफ़ या बगदाद की। ईरान में दाखिल होने के बाद
اگر آپ یہ دونوں زیارتیں ایران اور عراق کی بائی ایئر کرتے ہیں تو آپ کا 1.5 لاکھ میں یہ خرچہ پورا آ جاتا ہے. اس میں جہازوں کی ٹکٹ، کھانا پینا، رہائش اکیلا بندہ آگے جاتا ہے. اگر یہ دونوں زیارتیں آپ کسی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں تو کم سے کم 4 لاکھ روپے کا آپ کو پیکیج لینا پڑتا ہے. تو یہ فیصلہ ان زائرین کے لیے بڑا کٹھن اور نقصان والا ثابت ہوگا، کیونکہ اس کانفرنس میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی زائرین اکیلا عراق نہیں جا سکتا. اگر وہ جائے گا تو گروپ کی صورت میں جائے گا. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جاتے ہیں، وہاں ڈنکی مار جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. عراق کی حکومت نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کو عراق آنا ہے تو گروپ کے ساتھ آئے گا. اب اس کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی قافلے پاکستان سے عراق لے کر جائیں گے سالار، وہ رجسٹریشن کروائیں گے. یہاں الگ، عراق پہ الگ. رجسٹرڈ سالار کے علاوہ کوئی بھی قافلہ لے کر نہیں جائے گا. پہلے ایسا ہوتا نا کہ میرا دل کرا، میں نے 10 لوگوں کو اٹھایا اور میں چل پڑا. اب ایسا کوئی کام نہیں چلے گا. رجسٹر جو سالار ہوگا وہی قافلہ لے کر جائے گا. انڈیپینڈنٹ کوئی بھی عراق نہیں جا پائے گا. اس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ زائرین امام حسین علیہ السلام جو پاکستان سے جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا. تو ایرانی حکومت نے بھی اس کانفرنس میں عہد کیا کہ ہم پاکستان کے زائرینوں کے لیے اپنے دروازے کھولتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں گے. اچھا، دوسری بات، جو عراق کے ایئرپورٹ پر جو 4 گھنٹے زائرین امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا جاتا ہے، بھائی ایک بندہ جس کا آپ ویزا لگا دو، ویزا آپ نے لگایا، آپ کے پاس سارا ریکارڈ آ گیا، تو اس کے بعد آپ 4 گھنٹے بغداد یا نجف ایئرپورٹ پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ کس لیے بٹھاتے ہیں؟ اور وہاں پر پھر دوبارہ ٹھپا لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویزا جاری کر دیا، بات ختم ہو گئی نا. حکومت پاکستان کو عراق کی حکومت کے اس عمل پر بھی بات کرنی چاہیے. ان کو روکنا چاہیے کہ آپ 4 5 گھنٹے زائرین امام حسین علیہ السلام کو ایئرپورٹ پر نہ روکیں، ان کو پریشان نہ کریں. انسان اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر.